तो तुम हो राजा ज़ीशान हाइडर। अमेरिकी मिट्टी पलीत की थी। मैंने कुछ कहे बगैर अस्बाद में सर हिलाते हुए एक बार फिर नीग्रो दोशीजा की तरफ देखा। न जाने क्यों से देखकर एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर जाग रहा था। वो भी गहरी नजरों से मेरी जानिब मुतवज्जे थी। वो अपना और अपने साथी का तारुफ करवाते हुए बोला, मेरा नाम एल्बर्ट ब्रूक है और मेरी साथी का नाम ट्रेसी वॉलकर है। इस मर्तबा भी मैंने कुछ लब खोले बगैर अपने सर को खफीफ सी हरकत दी। वो बोला, जानते हो तुमने हमारे एक स्नाइपर को कत्ल किया है और हम अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं किया करते। एल्बर्ट ब्रूक ने गोया मुझ पर फर्द जुर्म आयद की थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शायद इसका सबूत पेश करना आसान ना हो। वो बोला, हम सब जानते हैं मोहतरम, बैरेट M107 और उसके साथ स्नाइपिंग के बकिया सामान की तुम्हारे पास मौजूदगी वाज़ेह कर रही है कि तुम बेली वॉटकर के कातिल हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि मेरी गोली का निशाना बनने से पहले वो क्या कर रहा था। मेरी बात का जवाब देना आसान नहीं था। गला खनकारते हुए उसने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, इसी वजह से तुम जिंदा भी नजर आ रहे हो। वैसे उसने हमारी हिदायत के बरक्स सरहद के उस तरफ आकर एक ऐसी कार्रवाई में हिस्सा लिया जिसका उसे हुक्म नहीं दिया गया था और नतीजे गवा बैठा। मैंने भी तंज किया, किस्र नफसी है तुम्हारी, वरना सरहद पार करके ज्यादातर हमलों के अहकाम तुम्हारी जानिब से ही दिए जाते हैं और इसका वाज़ेह सबूत तुम दोनों की यहाँ मौजूदगी है। वो बुरा मनाते हुए बोला, जवान, मैं तुम्हारे तंजिया जुमले या गिले शिकवे सुनने नहीं आया, एक सौदा करने आया हूँ। अगर जान बचानी है तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा, दूसरी सूरत में मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने बेपरवाही से कहा, तो किसने कहा है कि मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ? वो बोला, सोच लो। मैंने इत्मीनान से कहा, फैसला करने के बाद सोचना वक्त का ज़िया कहलाता है। वो बोला, देखो जवान, जिंदगी बहुत कीमती है और यकीनन उसे यूं ही जाया करना अक्लमंदी नहीं। अगर तुम जान की कुर्बानी देकर किसी तमगे या मेडल वगैरह के हुसूल के चक्करों में हो तो क्या तुम्हारे घर वाले इस तमगे को चाटेंगे? तुम्हारी महदूद पेंशन और चंद लाख रकम के बल पर वो बाकी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। ना तो तुम जैसे गुमनाम हीरोज को कोई याद करता है और ना तुम जैसों की कुर्बानियों को सराहा जाता है। वक्त से फायदा उठाना सीखो। हमारे साथ काम करके तुम्हें दौलत और पुर आसाइश जिंदगी गुजारने को मिलेगी। तुम आसानी से उस लड़की से इंतकाम भी ले सकते हो जिसने तुम्हें गिरफ्तार करवाया है। बल्कि मैं वादा करता हूँ कि 2-3 साल हमारे लिए काम करो, उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे कुंबे को ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगा। बकिया जिंदगी इत्मीनान से अमेरिका में गुजारना। उसके बकवास करने तक मैं अपने और उसके दरमियान मौजूद फासले का जायजा लेकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि उस पर काबू पाना इतना मुश्किल नहीं था। उसे यरगमाल बनाकर मैं वहां से फरार हो सकता था। इसलिए जो ही उसकी जबान रुकी, मैं एकदम उठकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, यूं कि उसकी या स्याह फाम दोशीजा ट्रेसी वॉलकर के हथियार निकालने से पहले उसे छाप लूं। मगर इससे पहले कि मैं उसके करीब पहुंचता, बिजली चमकने की तरह ट्रेसी ने अपनी जगह से उछली और उसके पांव की जोरदार ठोकर मेरी छाती में लगी। चूंकि मेरा पूरा ध्यान एल्बर्ट ब्रूक की तरफ था, इसलिए मैं अपना दिफा सही तरीके से न कर सका। मैं कूल्हों के बल दबीस कालीन पर गिरा और करवट लेता हुआ फौरन खड़ा हो गया। इतनी देर में ट्रेसी अपने दाएं पांव पर घूम चुकी थी। उसकी बाएं टांग खतरनाक अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ बढ़ी। नीचे झुककर मैंने उसका वार खता किया और उसके साथ ही एक कदम आगे लेते हुए मेरा दायां हाथ घूमकर मुक्के की सूरत में उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। अपने चेहरे को हल्का सा दाएं करते हुए उसने मेरा वार खता किया और इससे पहले कि मैं दूसरा वार करता, उसकी दाईं टांग हथौड़े की तरह मेरी छाती पर लगी और मैं उड़कर सोफे पर जा पड़ा। नीचे गिरते ही मैं स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हुआ, लेकिन उसी लम्हे एल्बर्ट की सर्द आवाज मेरी समात में गूंजी, तुम्हारी जरा सी हरकत शायद तुम्हें बेहिस्सो हरकत कर दे। उसके हाथ में खौफनाक शक्ल का गैरोजेट मार्क 13 mm नजर आ रहा था। मैं एकदम रुक गया। चंद कदम के फासले पर खड़ी ट्रेसी का चेहरा हर किस्म के तासुरात से खाली था। अलबत्ता मुझ पर मरकूज नीली आंखों में अजब सा असरार पोशीदा था जिसकी तौजीह से मैं कासिर था। एक स्याहफाम लड़की की नीली आंखें भी काफी अजीब लग रही थी। मुझे रुकते देखकर एल्बर्ट ने शीशे की खूबसूरत मेज पर पड़ी घंटी बजाई और अगले ही लम्हे दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आ गया। एल्बर्ट ने आने वाले के कुछ पूछने से पहले हुक्म दिया, मुहाफिजों को कहो इसे ले जाएं। आने वाला सर हिलाते हुए वापस मुड़ा, जी सर। सनोबर खान ने उनकी खिदमत के लिए मुलाजिम भी ऐसा ही मुहैया किया था जो अंग्रेजी जबान जानता था। ट्रेसी इत्मीनान भरे अंदाज में मुड़कर अपनी जगह पर बैठ गई। एल्बर्ट ब्रूक पिस्तौल अपनी गोद में रखकर आराम से बैठा रहा। 1 मिनट बाद ही मुझे लाने वाले चारों मुहाफिज अंदर दाखिल हुए। यकीनन वो वहीं बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके साथ मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मुझे कमरे में छोड़कर वो वापस चले गए। चारपाई पर बैठकर मैं कराहने लगा। मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो लड़की इतनी तेज और लड़ाका हो सकती है। यकीनन एल्बर्ट इसी वजह से इतनी बेफिक्री से बैठा हुआ था। मैं ज्यादा देर आराम से नहीं बैठ सका था। दरवाजा खोलकर दोबारा चारों मुसल्ला अफराद अंदर दाखिल हुए और मुझे दोबारा कमरे से बाहर ले आए। इस मर्तबा वो मुझे कमरा दर कमरा घुमाते हुए एक अंदरूनी कमरे में ले गए जहां उन्होंने अपने दुश्मनों से निमटने का खातिर खा बंदोबस्त कर रखा था। कमरे की सफाई देखते हुए मैंने अंदाजा लगाया कि इस कमरे का इफ्तिताह वो मुझसे करवा रहे हैं। छत में लगे कुंडों से लटकती हुई जंजीरों में मेरे हाथ जकड़ कर वो बाहर निकल गए। एल्बर्ट पर काबू पाने में तो मैं कामयाब नहीं हो सका था,
था, अलबत्ता उसके नतीजे में अपना आराम कुर्बान कर बैठा था। 15-20 मिनट बाद कदमों की चाप उभरी। आने वाला सनोबर खान था। अंदर दाखिल होते ही उसने तंजिया अंदाज में कहा, अच्छे लग रहे हो। बेवकूफ आदमी, वो हबशन 10 आदमियों से भी काबू नहीं आती और तुम अकेले उससे टकराने चले थे। शुक्र करो हड्डियां सलामत हैं। उसकी तंजिया बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने भी कोई इस्तफसार नहीं किया कि मेरे जवाब का इंतजार करता। उसकी बात जारी रही, बहरहाल अब तुम्हारा खाना पीना और आराम तो हफ्ता भर के लिए खत्म हो गया है और ये एल्बर्ट साहब का हुक्म है, मुझसे खफा न होना। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हम दोस्त नहीं हैं। वो बोला, हाँ दोस्त तो नहीं है, लेकिन तुमने मेरे सरदार बनने में अहम किरदार अदा किया है और मेरी थोड़ी बहुत हमदर्दी की हकदार तो तुम ठहरते हो। मैं इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, ये भी खूब कही। गिरफ्तार करवा कर यूं मेरी हमदर्दी समेटना दिलचस्पी से खाली नहीं। सनोबर खान ने बिगड़ते हुए कहा, मैंने पहली मुलाकात में बताया था कि तुम्हें गिरफ्तार करवाया है तुम्हारी नाम नेहाद महबूबा ने, बल्कि यहाँ पर तुम्हारा सौदा किया है, ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। अब खफा होना चाहिए उस फाहिशा से और तुम मुझे ताने दिए जा रहे हो। मैं बगैर किसी लगी लिपटी के बोला, क्या मुझे तुम्हारे आदमियों ने गिरफ्तार नहीं किया? और गैर मुल्की दहशतगर्दों के साथ देकर अगर तुम अपने हमवतन को पकड़कर उनके सामने प्लेट में सजा कर रखोगे और साथ में ये भी कहोगे कि तुम्हें कसूरवार न समझा जाए, खासी वाहियात ख्वाहिश है। बाकी पलवशा ने जो कुछ मेरे साथ किया उसकी कबाहत अपनी जगह, मगर उसे भी तरगीब तो तुमने ही दी ना। वो बोला, पहली बात यह है ज़िशान मियां, मैं तुम्हारा हमवतन नहीं हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करता। दूसरा, उस फाहिशा ने खुद एल्बर्ट का पहलू गर्म करते हुए तुम्हारा सौदा किया था। मैं किसी तौर भी इसमें मुलव्विस नहीं था और ना मुझे तुमसे इंतकाम लेने की कोई जरूरत थी। अगर तुम्हें याद हो तो जहादाद खान के कत्ल के बाद मैंने फौरी तौर पर जिरगा बुला लिया ताकि इस मामले को निपटाया जाए, और जिरगा बुलाना भी मेरी मजबूरी था, वरना मेरे कबीले के लोग एतराज करने से बाज ना आते कि मैंने बदला लिए बगैर महासरा क्यों उठा लिया। उसके बाद मैंने तुम दोनों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वो फाहिशा खुद माफी तलाफी के चक्कर में मेरे पास आ गई थी। तो इतना तो फरिश्ता मैं भी नहीं था कि मेरे पास आई अय्याशी की दावत ठुकरा देता। उसे माफ तो मैं यूं भी कर चुका था। उसकी आमद से कबीले के लोगों के सामने भी सुरखरू हो गया कि मैंने दुश्मन से खातिर खा इंतकाम ले लिया है। और यकीनन ये तो तुम जानते ही होगे कि पलवशा ने अपने लिए जिस अंदाज की माफी तजवीज की थी, ये कत्ल से भी बढ़कर है। मेरा मतलब है किसी शरीफ लड़की के लिए, अलबत्ता उस फाहिशा के लिए ये रोजमर्रा की बात हो। सनोबर खान और उसके आदमियों की कैद में आने के बाद पलवशा का जो किरदार मेरे सामने खुल कर आ रहा था, पहले मैं ऐसा फर्ज भी नहीं कर सकता था, मगर सनोबर खान के मुंह से उसके लिए सिवाय फाहिशा के कोई लफ्ज भी नहीं निकलता था, और जो कुछ वो कर चुकी थी उसके बाद इस लफ्ज के अलावा कोई लफ्ज उसके लिए जचता भी नहीं था। सनोबर खान की तफसीली बात सुनकर मैंने खामोशी से सर झुका लिया था। इसमें तो कोई शक नहीं था कि वहाँ पर मेरी मौजूदगी में पलवशा का ही हाथ था। सनोबर खान को इस बारे में मतून करना नामुनासिब ही था। यूं भी मुझे गिरफ्तार करने के बाद उसने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की थी। अब भी मैं अपनी बेवकूफी या कमजोरी के बायस इस सजा का मुस्तहिक ठहरा था। मुझे खामोश पाकर वो दोबारा बोला, मैं अलाम खेल जा रहा हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारे अमेरिकन दुश्मन, मैं तुम लोगों के बीच नहीं आऊंगा। और वो मुड़कर बाहर निकल गया। मुसलसल खड़ा रहना भी इंसान के लिए एक अजाब है। उसके साथ सर से बुलंद होने वाले हाथ भी सोने पर सुहागा साबित होते हैं। दोपहर से शाम हुई और फिर रात आहिस्ता आहिस्ता बीतने लगी। सुबह नाश्ते के बाद से मैं कुछ खा भी नहीं सका था। उस वक्त मुझे अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी, लेकिन इससे कई ज्यादा भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत मुझ में मौजूद थी। इसी तरह मुसलसल खड़े रहने से मेरी टांगें शायद थकन महसूस कर रही थी, बाजू भी शल हुए जा रहे थे, मगर मेरा हौसला बरकरार था। इस दर्द, तकलीफ और अजियत का स्नाइपर के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन इंसान कितना भी सख्त जान हो, मजबूत और हौसले वाला क्यों न हो, ज़हनी अजियत हमेशा इंसान को शिकस्त से हमकिनार कर देती है। जिस्मानी तौर पर मजबूत होने के बावजूद पलवशा के किरदार ने मेरे सोचने समझने की सलाहियतों को सलब कर दिया था। उसका धोखा देना और बेवफाई करना मेरे लिए सुहाने रूह सही, मगर उससे बढ़कर उसकी बेराह रवी मुझे अजियत पहुंचाने का बायस बनी थी। उस वक्त भी भूख प्यास और थकन से ज्यादा मुझे उसकी मुसीबत सता रही थी। सारी रात यूं ही खड़े खड़े बीत गई थी। एक एहसान उन्होंने मुझ पर यह किया था कि मेरी टांगे नहीं जकड़ी थी। इस तरह कम से कम मैं अपने पाँव को 2-3 फुट के दायरे में हरकत दे सकता था। अगला दिन भी इसी हालत में बीत गया। बस दोपहर को 4 मुसल्लह अफराद ने मुझे चंद मिनट के लिए खोलकर कमरे के कोने में बने बैतुल खला में चंद मिनट जाने की इजाजत दी। बैतुल खला से बाहर निकलने पर उन्होंने मुझे दोबारा जकड़ दिया। रात तक मेरी भूख प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई थी, लेकिन एल्बर्ट ब्रूक यकीनन मेरी कुव्वत बर्दाश्त तोड़ना चाहता था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई दी। मुसलसल खड़े खड़े मुझे कभी कभी हल्की सी ऊँघ आती और जो ही झटका लगने से मैं गिरने लगता, मजबूत जंजीरें मुझे नीचे गिरने से रोक लेती और मैं जाग जाता। खटका सुनते ही मैंने आंखें खोली। शायद किसी नई आजमाइश का वक्त था। अंदर दाखिल होने वाला अकेला आदमी था। उसका कद तो छोटा था, मगर जिस्म खूब गठा हुआ और मजबूत था।
घनी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों ने उसके चेहरे को ढांप रखा था। उसका मशकूक अंदाज मुझे हैरान कर गया था। अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद करने से पहले एक बार बाहर झांका और फिर आहिस्तगी से दरवाजा बंद करके वो पीछे मुड़ा। उसने हाथ में पानी की बोतल और अखबार में लिपटी हुई कोई चीज पकड़ रखी थी। होंठों पर उंगली रखकर उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कमरे के कोने की तरफ बढ़ा, जहाँ लोहे की एक चरखी और हैंडल लगा था, जिसके जरिए मेरे हाथों में पड़ी जंजीर को ढीला या सख्त किया जा सकता था। उसने निहायत आहिस्तगी से चरखी घुमाकर मेरे हाथों को नीचे किया। हाथों के नीचे आते ही मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। करीब आकर उसने मुझे पानी की बोतल पकड़ाई। वो 1.5 लीटर वाली बोतल पानी से भरी हुई थी। बोतल का ढक्कन खोलकर मैं आधी से ज्यादा पी गया। मेरे पानी पीते ही उसने अखबार में लिपटा खाना मेरी तरफ बढ़ा दिया। 2 मोटी रोटियों के साथ चने की दाल का सालन मुझे इतना लजीज और जायकेदार लगा था कि आम हालात में भुना हुआ गोश्त भी इतना मजेदार न लगता। मेरे खाना खाने के दौरान वो मेरे पास खड़ा मुझे दिलचस्प नजरों से देखता रहा। खाना खिलाकर उसने मुझे दोबारा पानी की बोतल पकड़ाई और बकिया पानी मेदे में उंडेल कर मैंने खाली बोतल उसकी जानी बढ़ा दी। खाली बोतल बगल में दबाते हुए उसने सरगोशी की, किसी को पता नहीं चलना चाहिए दोस्त, मैं जान पर खेल कर तुम्हें खाना देने आया हूँ। मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस मेहरबानी की वजह समझने से कासिर हूँ। उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगर मैं कहूँ तुम्हें सिर्फ आम खाने चाहिए, पेड़ गिनना बेवकूफी कहलाता है। मैंने कहा ठीक कहा, मगर एहसान करने वाले के बारे में मुतजस्सिस होना गैर फितरी नहीं। वो बोला वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, बस ये याद रखना कि इस बारे में अगर किसी को भिनक पड़ गई तो मेरे मरने की बारी तुमसे पहले आई। मैंने फलसफियाना लहजे में कहा, अपने खैर खां को मरते हुए कौन देख सकता है। मेरी पीठ थपथपा कर वो कोने की तरफ बढ़ा, शुक्रिया। चरखी घुमाकर वो मेरे हाथों को पहली वाली हालत में लाया और एहतियात का मुजाहरा करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बैठे बिठाए एक खैर खां मुझे मुयस्सर आ गया था। मैं उसकी शनाख्त के बारे में सोचों के घोड़े दौड़ाने लगा। आखिर वहाँ ऐसा कौन था जिसे मेरी फिक्र थी। काफी देर की जहनी वर्जिश के बाद मेरे दिमाग में खुशहाल खान और काबिल खान महसूद का ख्याल आया। जब हमें जहांदाद खान के लश्कर ने घेरा हुआ था, उस वक्त काबिल खान ने मुझे जहांदाद के लश्कर की तादाद के बारे में इत्तला देते हुए कहा था कि दुश्मनों के लश्कर में उनके आदमी भी मौजूद हैं। मुझे काफी हद तक इस बात पर यकीन आ गया कि वो खुशहाल खान का ही आदमी, उसके अलावा तो सनोबर खान के आदमियों में मेरे किसी खैर खां का होना नामुमकिन था। एक बार मेरे जहन में मेजर औरंगजेब का भी ख्याल आया, लेकिन फिर मैंने उस ख्याल को सख्ती से झुठला दिया, क्योंकि सनोबर खान के आदमियों में मेजर औरंगजेब के किसी बंदे की मौजूदगी का मुझे जरूर मालूम होता। अगली रात वो दोबारा मेरे लिए खाना और पानी ले आया। उसने मुझे खाना पकड़वाते हुए कहा, मेरा नाम सोहराब खान है। मैंने अपना अंदाजा जाहिर करने में देर नहीं लगाई। मैंने कहा, मेरा ख्याल है आपका ताल्लुक खुशहाल खान महसूद से है। वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया, बड़ी जल्दी समझ गए हो। बहरहाल मुझे इस बात का हुक्म सरदार खुशहाल खान ने नहीं दिया। मैंने कहा, गोया आपके एहसान का वजन मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा है। उसने इनकिसारी भरे लहजे में कहा, ये तो बस मौका मिलने की बात है। और मैं मजीद कुछ कहे बगैर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। खाना खाकर मैंने पानी की बोतल को मुंह लगाया ही था कि दरवाजे को धकेलते हुए कमांडर बहादुर खान अंदर दाखिल हुआ। उसके हमरा एक क्लैशनकोफ बरदार शख्स भी मौजूद था। वो तीखे लहजे में सोहराब को मुखातिब हुआ, क्या कर रहे हो? सोहराब खान मिनमिना कर रह गया, वो मैं। बहादुर खान ने कहा, पको, और उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए गुर्राया। मुसल्ला शख्स ने सोहराब खान पर क्लैशनकोफ तान ली थी। वो बोला, अपनी बहन की कसम को किस खुशी में खिला पिला रहे हो? तुम्हारे ख्याल में हम तमाम अंधे बहरे हैं और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता? इस मर्तबा सोहराब खान कोई भी जवाब दिए बगैर खामोश रहा। बहादुर खान बोला, गुल खान, इसे दूसरे कमरे में ले जाकर बांध दो, सुबह इससे तफसीली बातचीत होगी। और वो कमरे से बाहर निकल गया। उसकी हालत बता रही थी कि वो नींद से उठकर आया था और इसीलिए उसने सोहराब खान से पूछगिछ को अगले दिन पर टाल दिया था। इस वक्त वो अपना आराम खराब नहीं करना चाह रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त वो सोहराब खान को कमरे में ले आए। उसकी हालत काफी नागुफ्ताबे थी। माथे और चेहरे पर पड़े खून के धब्बे जाहिर कर रहे थे कि वो उसे अच्छे खासे तशद्दुद का निशाना बना चुके थे। उसे उन्होंने कमरे के एक कोने में फेंक दिया। उसके साथ मेरे साथ भी ये मेहरबानी की कि मुझे जमीन में गड़ी लोहे की कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ अकब में बांध दिए। मुसलसल खड़े रहने से मेरी टांगें अकड़ गई थीं। लोहे की कुर्सी पर बैठना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। उनके बाहर निकलते ही मैं सोहराब खान की तरफ मुतवज्जे हुआ और खफीफ लहजे में बोला, माजरत खां हूँ भाई, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। वो फलसफियाना लहजे में बोला, कोई किसी की वजह से तकलीफ नहीं उठाता, हर आदमी को अपने हिस्से की तकलीफ भुगतना पड़ती है। मैंने कहा, अगर आप मेरी मदद न करते तो यकीनन उन्हें आपकी असलियत मालूम न होती। वो बोला, छोड़ो इस मौजू को, मुकद्दर का लिखा टल नहीं सकता और गया वक्त वापस लाया नहीं जा सकता। मैंने उससे मुत्तफिक होते हुए कहा, सही, वैसे अब उनका इरादा क्या है?
वो बोला सनोबर खान अलाम खेल से अफगानिस्तान चला गया है, वो वापस आकर ही मेरी किस्मत का फैसला करेगा। मैंने पूछा क्या उन्हें बता दिया है कि तुम्हारा ताल्लुक खुशहाल खान महसूद से? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, फिलहाल तो नहीं माना। मैंने पूछा तो फिर क्या कहा? वो बोला यही कि तुमसे कुछ रकम लेने का वादा लेकर मदद कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, मुझसे कुछ पूछा तो मैं भी यही बताऊंगा। वो बोला एक बात पूछूं? उसने कराहते हुए दीवार से टेक लगाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से वो ऐसा करने में कामयाब हो सका था। मैंने कहा जरूर। बोला तुम्हें कैद क्यों किया है? मेरे जहन में तो तुम्हें जिंदा रखने की कोई वजह नहीं। मैंने कहा सनोबर खान के माई बाप चाह रहे हैं कि मैं उनके लिए काम करूं। वो फौरन बोला ऐसी गलती कभी न करना। मैंने इस बात में सर हिलाया, मेरा भी यही ख्याल है, बल्कि इसी की पादाश में तो सजा काट रहा हूं। वो तहसीन आमेज लहजे में बोला, गोया तुमने इनकार कर दिया है। मैंने कहा लाजमी बात है, पाक आर्मी का जवान वतन के खिलाफ कोई काम करने से जान देना आसान समझता है। उसने कहा एक बात तो तय है, मुश्किल है कि इनकार के बाद वो तुम्हें जिंदा छोड़ दें। मैंने इस बात में सर हिलाया, जानता। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर चुप हो गया। मैं उसे तरगीब देते हुए बोला यकीनन तुम कुछ कहना चाह रहे थे। वो बोला बस इतना कि तुम्हें मरना नहीं चाहिए। मैंने कहा मरना कौन चाहता है भाई? वो वजाहत करते हुए बोला मेरा मतलब है तुम्हें बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा कैसे? वो बोला देखिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम अमरीकियों के साथ मिल जाओ, लेकिन उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाकर शायद फरार होने का मौका हासिल कर सको। उसकी बात रद्द करने के काबिल नहीं थी। मुझे सोच में खोया देखकर उसने दोबारा जबान खोली, देखो तुम्हारा मरना तो यकीनी है, तो क्यों ना कोशिश करके मरो, और एक बार फरार होने में कामयाब हो गए तो फिर इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, बस किसी पलवशा जैसी महबूबा से बचकर रहना। आखिरी फिक्रा उसने मुस्कुरा कर कहा था। मैंने कहा तुम भी पलवशा को जानते हो? पलवशा का नाम आने पर न जाने क्यों मेरे दिल में दर्द शुरू हो जाता। वो बोला उससे भला कौन नावाकिफ है? सनोबर खान के आधे से ज्यादा लश्कर को तो वो नवाज चुकी। उसकी बात सुनते ही मेरे मुंह में कड़वाहट खुल गई। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। पलवशा का जिक्र आते ही मुझे यूं लगता जैसे मेरी शरीक हयात इस घिनौनी हरकत में मुलव्विस रही हो। माहीन की बेराह रवी पर मुझे इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुंची थी जितनी ज़हनी अजियत का सामना मुझे पलवशा की बेराह रवी की वजह से करना पड़ रहा था। और फिर हर बार उसकी गिरावट का जिक्र सुनते ही मुझे अपने दिल पर बेपनाह बोझ और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का सामना करना पड़ता। उस वक्त सोहराब खान के मुंह से ये सुनकर पलवशा की बेराह रवी के मुताल्लिक रहा सहा शुबा भी जाता रहा। मैं सोचने लगा काश तुमने मुझे कहा होता कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए, सिर्फ एक बार आजमाया हो। 15 लाख तो कोई रकम नहीं है, उससे दुगनी तिगनी रकम भी अदा कर देता। तुम्हें पसंद की शादी करने से भी न रोकता, कम से कम इस तरह तुम्हारे किरदार पर उंगली तो न उठाई जाती। सोहराब खान की आवाज से मैं ख्यालात की दुनिया से बाहर आया। किन सोचों में खो गए हो? मैं चौंकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। कुछ नहीं। वो बोला बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? मैंने कहा किसी बात का बुरा लगना तो एक एहसास के ज़ेरे असर होता है, इंसान जानबूझकर तो गुस्सा जाहिर नहीं करता। अलबत्ता बुरा लगने के बाद जो रद्द अमल जाहिर किया जाता है वो इंसान के अपने बस में होता है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात पर कोई ऐसा रद्द अमल जाहिर न करूं जिससे आपकी तौहीन हो। सोहराब खान ममनूनियत भरे लहजे में बोला शुक्रिया, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि तुम पलवशा के झांसे में कैसे आ गए, और जब वो तुम्हारे साथ गलत ताल्लुक उस्तवार कर सकती थी तो किसी दूसरे के साथ ऐसा करने में उसे क्या कबाहत? मैंने कहा ये तो मालूम नहीं कि मैं उसके झांसे में कैसे आया, अलबत्ता मेरे साथ उसका ताल्लुक एक अच्छे दोस्त जैसा था, और फिर हमने शादी का मंसूबा बनाया। इस बारे में मुझसे ज्यादा वो पेश थी, और फिर ये वाकया पेश आ गया। उसने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा अगर जहां से जान छुड़ाने में कामयाब हो गए तो उसके साथ क्या सलूक करोगे? मैंने कहा उसे कत्ल कर दूंगा, उस पर कुत्ते छोड़ दूंगा, उसे जिंदा जलाऊंगा। मेरे दिमाग ने इंतकाम की मुख्तलिफ शक्लें पेश की, लेकिन दिल किसी एक पर भी मुत्तफिक नहीं था। मुझे लंबी सोचों में खोए देखकर वो मुस्कुराया, शायद तुम उसे कुछ भी कहना नहीं चाहते। मैंने कहा कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, और फिर उसे मारकर मुझे मिलेगा क्या? बेहतर यही है कि उसे अपने हाल पर छोड़ दूं। ऐसी धोखेबाज और मतलबी को ज्यादा ढील नहीं मिला करती। उसने मानी खेज लहजे में कहा गोया वो अब भी तुम्हें प्यारी है। मैंने कहा छोड़ो इस मौजू को, और आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा ली। पता नहीं कब से मैं नींद नहीं ले सका था। गैर आरामदेह कुर्सी पर भी मुझे नींद के झटके लग रहे थे, और मैं बैठे बैठे सो गया। मैं 2-3 घंटों से ज्यादा नहीं सो सका था। आंख खुलने के बाद मुझे कमरे के मंजर में कोई तब्दीली नजर नहीं आई थी। सोहराब खान दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था। उसे मुखातिब किए बगैर मैं उसके दिए हुए मशवरे के बारे में सोचने लगा। इन ख्यालात में उससे बेहतर मशवरा कोई नहीं हो सकता था। सोहराब खान की आवाज मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाई। जाग गए हो? मैंने इस बात में सर हिलाया। बोला तो फिर क्या सोचा? मैंने वजाहत चाहिए। किस बारे में? वो मुस्कुराया। गोरों को धोखा देने के बारे में। मैंने कहा वैसे आपका मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं। वो बोला शाबाश,
बस कोशिश करना कि उन्हें यकीन दिला सकूं। उसने मेरे फैसले को सराहते हुए मुझे मजीद मशवरे देना शुरू कर दिए। सुपहर ढले बहादुर खान की मैयत में 2 मुसल्लह आदमी उसे वहां से ले गए। जाते हुए सोहराब खान की आंखों से खौफ इस बात की निशानदही कर रहा था कि उसका अपना अंजाम वाज़ेह है। सोहराब खान को वहां ले जाने के घंटा डेढ़ बाद मुझे भी पहले वाले कमरे में ले जाया गया। शायद मेरी गलत हरकत की सजा पूरी हो गई थी। रात को मुझे खाना भी दिया गया। अगले दिन दोपहर के वक्त मैं एक बार फिर उसी जगह पर एल्बर्ट ब्रुक के सामने मौजूद था। स्याफाम दोशीजा ट्रेसी वॉल्कर भी चुस्त लिबास पहने वहीं बैठी थी। उसकी गहरी नीली आंखों में अजीब किस्म के असरार पोशीदा थे। एल्बर्ट ने बगैर किसी तमहीद के बात शुरू की तो क्या सोचा? मैं हाँ ना किए बगैर खामोश बैठा रहा। उसने नरमी से पूछा, क्या सोचने के लिए मजीद वक्त चाहिए? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं। उसने फिर पूछा, फिर? मैंने नपे तुले लहजे में कहा, मुझे क्या करना होगा? वो बोला, हमारे लिए काम करना होगा। एल्बर्ट ने इस अंदाज में जवाब दिया गोया मेरा सवाल ही गलत हो। मैंने वजाहत मांगते हुए कहा, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या काम करना होगा। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम्हें एक ही काम आता है और वही करवाना है। मैंने कहा, बदले में क्या मिलेगा? उसने फखरी अंदाज में कहा, नई जिंदगी, अपनी साबिका महबूबा से बदला लेने का मौका, ग्रीन कार्ड और अमेरिकन डॉलर्स। मेरा ख्याल है इतना काफी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने गोया हार मान ली। वो बोला, शाबाश, अब कल या परसों तैयार रहना। कर्नल कॉलिन फील्ड तुमसे खुद बात करेंगे, लेकिन ख्याल रहे उन्हें ये मालूम न हो कि हमने तुम्हें जोर जबरदस्ती से अपने साथ काम करने पर आमादा किया है। उनकी नजर में तुम खुद हमारे पास काम करने की गरज से आए हो और मैंने तुम्हें काम करने के काबिल पाते हुए उनसे सिफारिश की है। उसकी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आया। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैं खुद तो तुम्हारे पास नहीं आया। वो बोला, कह तो रहा हूँ कि तुम नहीं आए, लेकिन मैंने अपने सीनियर्स को यही बात बताई है। जो भी उन्हें ये मालूम नहीं कि तुम कितने अच्छे स्नाइपर हो। मैंने कहा, अगर मैंने कर्नल कॉलिन फील्ड के सामने असल बात उगल दी तो यकीनन मेरी जान छूट जाएगी। उसने कहा, जी, अलबत्ता उसके बाद मेरे पास चुनाव का इख्तियार नहीं रहेगा। मैंने हैरानी से पूछा, चुनाव का इख्तियार? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, फिलहाल तो तुम्हें कत्ल करने और तुमसे काम लेने का इख्तियार मेरे पास मौजूद है। इस हरकत के बाद तुमसे काम लेने का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं रहेगा। मैंने मुंह बनाते हुए इस बात में सर हिलाया, ठीक है। बोला, और हाँ, मेरी तरफ से इजाजत है कि तुम कर्नल साहब से जितनी रकम मंजूर करवा लो उतना मुआवजा तुम्हें अदा किया जाएगा। मैंने कहा, ना तो मुझे किसी रकम की जरूरत है और ना ग्रीन कार्ड की। अपने वतन के खिलाफ काम करने पर हासिल होने वाली दौलत और अमेरिकन शहरियत मेरे नजदीक लानत की मुस्तहिक है। लेकिन इस वक्त किसी किस्म की जज्बाती गुफ्तगू मेरे झूठ पर पानी फेर देती। मैंने एल्बर्ट ब्रुक को धोखे में रखने के लिए पूछा, वैसे तुम क्या कहते हो कि कितनी रकम का मुतालबा करना मुनासिब होगा? उसने कहा, तुम एक स्नाइपर हो और स्नाइपर का काम अफराद को निशाना बनाना होता है। बस तुम फी आदमी अपना मुआवजा 10, 15 या 20,000 डॉलर बता देना। मैंने हैरानी से पूछा, क्या एक आदमी को कत्ल करने के बदले कर्नल 20,000 डॉलर मुआवजा देने पर तैयार हो जाएगा? वो बोला, देना तो चाहिए कि स्नाइपर का काम कलीदी अफराद को निशाना बनाना होता है और किसी भी अहम आदमी को कत्ल करने का मुआवजा इतना तो बनता है। मैंने पूछा, कर्नल से मुलाकात कब होगी? वो बोला, कल या परसों। मैंने जाने की इजाजत मांगी, कुछ और कहना है या मैं जा सकता हूँ? वो बोला, बस आखिरी बात, हमें धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और मैं असबात में सर हिलाते हुए खड़ा हो गया। ट्रेसी वॉल्कर हमारी गुफ्तगू के दौरान खामोश बैठी अपनी असरार भरी चमकदार नीली आंखों से मुझे घूरती रही। सनोबर खान के कहने के मुताबिक वो खाली हाथ 10 अफराद को भी शिकस्त से दो चार कर सकती थी। इसका कुछ न कुछ अंदाजा तो खैर मुझे हो गया था। बिलाशुबा उसके हमलों में बहुत तेजी और महारत शामिल थी। वहां से बाहर निकलते ही चारों मुहाफिज मुझे अपने मुंतजिर नजर आए। उनके जेर निगरानी चलता हुआ मैं अपने कमरे में पहुंच गया। मेरे हामी भरने पर एल्बर्ट ब्रुक ने किसी किस्म के शक का इजहार नहीं किया था कि अपनी कौमी सोच के मुताबिक उनके नजदीक हर पाकिस्तानी बिकाऊ था। बदकिस्मती से उनकी सोच को हमारे नाम नेहाद गलीज सियासतदान तकवीत देते आ रहे हैं और यूं 4-5% लोगों की गंदी सोच को पूरी पाकिस्तानी कौम के किरदार पर मंतबक किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती